Hello my YouTube family, welcome back to my channel Breaking the Barriers. So today we are going to study the third grammar topic, that is sentence reordering. I have already discussed editing and omission. If you have not seen those videos, you can click on that I button and watch those videos. Now I am coming to the third topic, that is the sentence reordering. Now what is sentence reordering? It comes in CBSE grammar portion in your exams, and it also comes in many competitive exams in the English section. It also is known as jumbled sentences or jumbled words. Now you got it? You get some words in a line which are separated and they are all mixed or jumbled up. You have to arrange them in sequence to form a meaningful sentence. Yes, now you are getting familiar with the topic. It comes in CBSE as well as competitive exams, no matter what competitive exam you are preparing for. So I am going to teach you a simple trick by which you can solve these exercises. This trick is applicable to solve these exercises, but not 100%, because this trick will teach you a pattern. But every sentence cannot be solved through this pattern. I am declaring this thing on the video only, that the pattern that I am teaching you is applicable in 90% of cases, but there are certain cases where this pattern is not applicable. What are those cases? This also I will teach you. So just an example, beautiful is she a girl? Now let's see how we solve it. She is a beautiful girl. We have solved it. We have transformed this sentence into a statement. Okay? She is a beautiful girl. But we can also convert it in a second way. Is she a beautiful girl? ये क्या हो गया? ये बन गया एक क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, यही मैं चीज आपको एक सिखाना मांग रहा हूं आज की वीडियो में, जो शायद ही आपको और किसी वीडियो में मिले रीऑर्डरिंग की. वो ये है कि एक ही सेंटेंस को जब आप दो तरीके से सॉल्व करते हैं, उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप सेंटेंस को किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं. अगर इस सेंटेंस में गर्ल के साथ यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा होता, तो इसका ये मतलब था कि आपको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तब आपको इस से शुरू करना पड़ता. और अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ना लगा होता, मैं इसको अगर यहाँ से रब कर देता हूँ, तब ये एक स्टेटमेंट है, तब आपको शी से शुरू करना था. जो ट्रिक मैं आज बताने जा रहा हूँ वो है बड़ी इजी सी ट्रिक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. ये सिंपल ट्रिक. मगर ये सिंपल ट्रिक तब काम नहीं करेगी जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हो, क्योंकि तब हमको ये सेंटेंस इससे शुरू करना पड़ा. लेकिन 90% केसेस में क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं लगा होता है. 90% केसेस में आपको सिंपल सेंटेंस बनाना होता है इस तरीके से. उसमें आप ये ट्रिक यूज करेंगे. कितना भी जम्बल्ड हो, आप पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे, फिर वर्ब ढूंढेंगे, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, और इसी सीक्वेंस में उसको सॉल्व कर देंगे. For example, here she was the subject. Subject means the main part of the sentence, the thing about which we are talking. Beautiful is beautiful. यहाँ पर beautiful क्या हो गया? Beautiful यहाँ पे verb नहीं है. Beautiful यहाँ पे क्या है? Adjective है. लेकिन उसके पहले ये is, आज वगैरह जो लगा है, ये आपका helping कहा जाता है. ठीक है? तो she is a beautiful girl. she हो गया आपका सब्जेक्ट. यहाँ पे वर्ब नहीं है, उसकी जगह एडजेक्टिव है. मतलब जो भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आता है, वर्ब एडजेक्टिव, वो आपको सेंटर में रखना है और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है. यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको ये वर्ब मिलता है. मुझे आपको ये इसमें भी कन्वर्ट करके दिखाना था, इसलिए मैंने ये वाला सेंटेंस लिया. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है. क्वेश्चन मार्क लगाओ तो क्या करना है, और जनरल रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. अब इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करके दिखाता हूँ. ओके, सो दिस इज द एक्सरसाइज दैट आई एम गोइंग टू solve. You see,
दिस एक्सरसाइज इज डिवाइडेड इनटू 3 लाइन्स, लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी। इसकी हेडिंग कैसी होती है? द हेडिंग इज लाइक सॉल्व द फॉलोइंग या रीअरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड अप लाइन्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। और जब भी इस तरीके से ए बी सी करके लाइन्स दी गई होती हैं तो ये इंटरकनेक्टेड होती है। मीन्स दीज लाइन्स व्हेन यू सॉल्व देम, then from the first word of the first line to the last word of the last line, this is a paragraph। जैसे एडिटिंग और ओमिशन में शुरू से लेके आखिर तक जब सॉल्व करते थे आखिर में एक पैराग्राफ बनता था, सिमिलरली इसमें भी सॉल्व करने के बाद एक पैराग्राफ बनेगा। ओके, बट यू विल सॉल्व वन लाइन इन इटसेल्फ ओनली। एक लाइन आप उसी लाइन के अंदर के वर्ड से ही सॉल्व करोगे। सेकेंड लाइन का कोई वर्ड उठा के फर्स्ट लाइन में नहीं लेके जाओगे, थर्ड लाइन का कोई वर्ड उठा के सेकेंड लाइन में नहीं लेके जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा फॉर मेनी, ऑन, रिलाइड, जनरेशंस, ये सब तो नहीं हो सकता है। जनरेशंस हो सकता है, पीपल हो सकता है, डॉग्स हो सकता है। सेकेंड लाइन देखेंगे कंपेनियनशिप, यूज्ड, दे, फॉर, हंटिंग। अब हंटिंग पीपल तो करेंगे नहीं, हंटिंग यहाँ पे पीपल डॉग से ही करवाएंगे। तो यहाँ पे 2 लाइन पढ़ने के बाद हमको ये आइडिया लग रहा है कि ये डॉग्स के बारे में कुछ बोला जा रहा है। वेरी आर डॉग्स एंड ईयर सेंसिटिव नोज। थर्ड लाइन में भी डिस्क्रिप्शन किसका है? पीपल का कि डॉग का? डॉग का। तो ये पैराग्राफ डॉग्स के बारे में कुछ कह रहा है। लेकिन अब मुझे ये देखना है कि मैं इसको किस तरीके से स्टार्ट करूं। पहली लाइन को सब्जेक्ट इसमें अगर मैं डॉग्स लेता हूं तो मैं कैसे बना सकता हूं? आपको सारे वर्ड्स आपस में कनेक्ट करने हैं। डॉग्स, रिलाइड, ऑन, पीपल, फॉर। तो क्या ये हो सकता है? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डॉग्स पीपल पर रिलाय करते थे या डॉग्स पीपल भरोसा करते थे? ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है। इसको सही कब हो जाएगा? जब हम कहेंगे पीपल रिलाय ऑन डॉग्स, बिकॉज सेकेंड लाइन में हमने हंटिंग यूज किया है और मैंने बोला कि पीपल डॉग्स को हंटिंग के लिए यूज ही करते हैं। ठीक है, यूज यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड, इसलिए। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आपको लाइंस को एनालाइज करना है, इसको कहते हैं एनालिसिस। आपको थोड़ी कॉमन सेंस लगानी है और इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग लाइंस को एनालाइज करना है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि पीपल से शुरू होगा। पीपल हैव एक साथ है, तो यहाँ पे हम पहला लिख लेंगे पीपल हैव। ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, पीपल हैव व्हाट? पीपल हैव रिलाइड, लोगों ने भरोसा किया। सो नंबर 2, रिलाइड। रिलाय किस पे किया? डॉग्स पे। तो रिलाय डॉग्स अगर लिखेंगे तो वो गलत होगा, बीच में कुछ और भी आएगा। रिलायड फॉर मेनी डॉग्स, ऑन डॉग्स या जनरेशन डॉग्स? ऑब्वियसली ऑन डॉग्स। सो ये हो गया आपका थर्ड, पीपल हैव रिलाइड ऑन, और ये हो गया फोर्थ। जहां आपकी लाइन शुरू के 4-5 वर्ड सॉल्व हो जाएंगे, पूरी लाइन सॉल्व हो जाएगी। पीपल हैव रिलाइड ऑन डॉग्स, फॉर मेनी और जनरेशन बताया, तो जनरेशन फॉर मेनी करोगे कि फॉर मेनी जनरेशन? सिंपल सी बात है, कोई बता सकता है। फॉर मेनी पहले लगेगा, फॉर मेनी, और लास्ट हो जाएगा आपका नंबर 6, generations. People have relied on dogs for many generations. इस तरीके से आपने सब्जेक्ट को पहले में रखा, वर्ब रिलाइड भरोसा करना को आपने बीच में रखा, और ऑब्जेक्ट जो था डॉग उसको बाद में रख दिया। इसके बाद जो भी बचता है उसको कहा जाता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद वो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हमने समझा पहले फॉर मेनी लगेगा फिर जनरेशन। यहाँ पे ये नहीं होता पीपल हैव रिलाइड ऑन डॉग्स जनरेशंस फॉर मेनी, ये आप पढ़ के ही समझ लोगे, कॉमन सेंस है, तो इसकी कोई टेंशन नहीं कि ये कैसे होगा। नेक्स्ट वी सॉल्व लाइन नंबर बी, कंपेनियनशिप यूज्ड दे फॉर हंटिंग हैव बीन एंड। अब इसमें देखो स्टार्टिंग वर्ड कौन सा हो सकता है? यूज्ड नहीं हो सकता है, फॉर हंटिंग नहीं हो सकता है, हैव बीन नहीं हो सकता है, एंड नहीं हो सकता है। तो 2 बचते हैं, दे और कंपेनियनशिप। अब देखो अगर आप दे से यूज करते हैं तो दे डॉग्स के लिए यूज किया जाएगा, दे नंबर 1। अब उनको क्या किया गया है? उनको यूज किया गया है, तो दे यूज्ड, ये
सुनने में ही सही नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है कि दे और यूज के बीच में कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा. दे कंपेनियनशिप यूज्ड, दे फॉर हंटिंग यूज्ड, या दे हैव बीन यूज्ड. ऑब्वियसली हैव बीन. सो सेकंड हो जाएगा हैव बीन और थर्ड हो जाएगा यूज्ड. हैव बीन यूज्ड का मतलब उनको यूज किया जाता रहा है. किस चीज के लिए? फॉर हंटिंग एंड कंपेनियनशिप. अब कंपेनियनशिप यहां पे पहले क्यों नहीं आएगा? यूज कंपेनियनशिप अगर लिखेंगे तो वो इनकरेक्ट है. यूज्ड और कंपेनियनशिप के बीच में कोई प्रेपोजिशन लगना जरूरी है, इसीलिए यहाँ पे हंटिंग के साथ लगा हुआ है फॉर, इसीलिए ये पहले लिया हमने. ठीक है, तो यूज के बाद नंबर 4 पे फॉर हंटिंग. और ऑब्वियस सी बात है जब दो चीजें एक साथ बोलते हैं तो उसके बीच में एंड लगाना पड़ता है. और लास्ट में आ गया कंपेनियनशिप. आई होप दिस मच इज क्लियर. अब आते हैं थर्ड लाइन पर. थर्ड लाइन भी डॉग के बारे में बोली जा रही है. इसमें भी आप ऐसा इंडिविजुअल वर्ड ढूंढिए जिससे लाइन स्टार्ट करी जा सके. वेरी नहीं, आर नहीं, हैंड ईयर्स नहीं, नोज मे बी, सेंसिटिव यस, अ डॉग यस. सेंसिटिव, अ डॉग, नोज, ईयर्स, ये थोड़ा अगर सेंसिटिव लगा के स्टार्ट करें तो अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है. हमने 2 वर्ड शॉर्टलिस्ट किए थे जिनसे हम शुरू कर सकते हैं, एक सेंसिटिव और एक अडॉग्स. इसमें से हम देखेंगे कि अडॉग्स जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है या वो ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है. तो हम लिख देंगे अडॉग्स फॉर नंबर 1. डॉग्स सेंसिटिव नो. डॉग्स के अब बॉडी पार्ट्स की बात करेंगे तो सेंसिटिव क्या हो सकता है? उसके नोज या ईयर. तो एंड लिखा है तो इसको बाद में रखेंगे और नोज सेपरेट है इसलिए इसको पहले रखेंगे. सो अ डॉग्स नोज एंड ईयर्स. ठीक है, अ डॉग्स नंबर 1 हो गया, नोज नंबर 2 एंड ईयर नंबर 3. अब सेंसिटिव बताना है. वेरी किसके साथ लगेगा? सेंसिटिव के साथ ही लगेगा. बाकी सब तो सॉल्व हो गया. आर के साथ नहीं लग सकता. आर वेरी ऐसा कुछ नहीं, वेरी सेंसिटिव बन रहा है. सो डॉग्स नोज एंड ईयर्स, 2 बातें हैं, नोज एंड ईयर्स, इसलिए प्लूरल आर वेरी सेंसिटिव. तो सीधी सी बात है, आर हो गया नंबर 4, वेरी हो गया नंबर 5 और सेंसिटिव लास्ट बट नॉट द लीस्ट हो गया नंबर 6. So this is how you solve your reordering exercises. I hope this is clear to you. मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी है ताकि आप लोग समझ पाओ. और हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, जो मेरे अलग अलग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं कि सर एक्सप्लेनेशन थोड़ा हिंदी में दे दे तो हम भी समझ लें. तो इसलिए मैंने इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन हिंदी में ही रखा है. एंड आई होप इट इज़ क्लियर. I hope you are learning something. If you like the video, if you understand the topic, then put a thumbs up. I will make more videos on this topic where I will be solving more exercise with you. Till then, stay healthy, stay connected. Bye-bye.